नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब सभी को ऑलटेक मीडिया में फिर से स्वागत है। आई डोंट नो व्हाई आई कांट सी द नंबर्स। सो हेलो 1 2 3 4 अगर आप लोग देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, अभी दिखाना शुरू हो गया। सो हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। डॉक्टर सिंह इज एन IITian डेटा साइंटिस्ट एंड इज अ वेरी अच्छा बाय द वे ये बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, वो बताते नहीं है। इनकी मीटिंग हमेशा ऑन रहती है जब मैं इनको फोन करती हूँ। तो चलो मूविंग ऑन टू द टॉपिक। इस वक्त ईडी और सीबीआई हंट मोड में चल रही है। हंट मतलब हंट, ये जितना पैसा बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो दबा दबा कर रखा हुआ है, किसी ने टॉयलेट में रखा हुआ है, किसी ने बिस्तर के नीचे लाइनें लगा रखी हैं, किसी ने वो क्या बोलते हैं जमीन में तहखाना टाइप में बनाकर गाड़ रखा है। इस वक्त ईडी और सीबीआई सबके पैसे निकाल रही है, क्योंकि तैयारी क्या है, 2024 से पहले इस पैसे को निकाला जाएगा। 2024 में सबका एक ही है, सबका पैर कब्र में है और एक पैर केले के छिलके पे। लिटरली तकरीबन 90% लोगों की जो कल ऑपोजिशन मीट में मिले थे, सबके साथ यही कहानी है। तो हम शुरू करते हैं। अविनाश भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, एक चीज बताता हूं भूमिका में। मैं पॉलिटिक्स को हमेशा पॉलिटिक्स के नजरिए से ही देखना चाहिए। होता क्या है कि पॉलिटिक्स को लोग दो नजरिए से देखते हैं। एक नजरिए से देखते हैं कि पॉलिटिशियन है तो बड़ा सीधा साधा होना चाहिए, बड़ा शरीफ होना चाहिए। दूसरी तरफ एक नजरिए से लोग देखते हैं कि पॉलिटिशियंस है तो दबंग होना चाहिए। अपोजिट साइड में हमेशा दबंगई होनी चाहिए और अपने साइड में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। इस तरीके से लोगों का नजरिया होता है पॉलिटिशियंस को देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार के प्रधानमंत्री, वो भी नेता हैं। आप खुले मंच पे गाली दोगे, जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है तब भी आप एलिगेशंस लगाओगे, तो जाहिर सी बात है नेता नेतागिरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतागिरी कर रहे हैं और बिल्कुल सीबीआई ईडी उनके हाथ में है और बिल्कुल छापे पड़ने चाहिए और विरोधियों के यहां ही पड़ने चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और जिस चोर के यहां पड़ेगा छापा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं चोरी किया, किसी पार्टी का हो, कहेगा कभी चोर किया, मैं चोरी किया। लेकिन करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, बरामद हो रहे हैं, मामला कोर्ट में जा रहा है। अब यहां दो चीजों को और डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, अरे छापे वापे पढ़ते इनका कुछ होता नहीं है। देखिए, उनका कुछ करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनका काम, कोई जांच एजेंसी या सरकार किसी को न फांसी लगाने वाली है, न किसी को सजा देने वाली है, न आजीवन कारावास देने वाली है, न उनकी रिकवरी करने वाली है। जितना पैसा पकड़ा जाता है वो जाकर के एक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और वहां पे एक रसीद दे दी जाती है, भैया इतना पैसा इनके यहाँ पकड़ा गया, ये इन्होंने जांच में बताया है, ये इनके बयान है। फिर मामला कोर्ट में चलता है, दोनों तरफ से वकील पेश होते हैं, कोर्ट केस लड़ते हैं। कोर्ट कब फैसला देती है कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती। कोई किसी की भी सरकार हो, अच्छी सरकार बुरी सरकार का मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार हो, मामला कोर्ट में तो कुछ नहीं कर सकता। सरकारें क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। सरकारें क्या कर सकती है, तेजी से जांच कर सकती है ना। तो ये एक क्लियरिफिकेशन है। तीसरी चीज समझिएगा इसमें कि अभी आपने देखा होगा कि जनता की यह मांग थी कि अरे भ्रष्टाचारियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होने लगी तो ये कार्रवाई तेज क्यों नहीं होती। लोगों को लगता है कि आज किसी के यहाँ 25 करोड़ पकड़ा गया और कल वो फांसी पे लटका हुआ मिलेगा। ऐसे तो नहीं होता है। भारत में कम से कम संविधान कानून जिस तरीके का, कोर्ट जुडिशरी जिस तरीके के, उसमें तो संभव ऐसा लगता नहीं है। अमेरिका में भी ऐसा संभव नहीं है, ब्रिटेन में भी ऐसा संभव नहीं। तो ये जो फोबिया है, इससे बाहर निकल करके लोगों को सोचना चाहिए। किसी भी दल के हो, किसी के भी समर्थक हो, मैं सबके लिए एक बात कह रहा हूं। अब जो छापेमारी हो रही है वो ऐसा नहीं कि अननेसेसरी परेशान करने के लिए किसी को हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो छापेमारी एकदम ठीक हो रही है, दुरुस्त हो रही है, सही हो रही है। बंगाल से आप ले लीजिए, बंगाल में शिक्षा मंत्री के घर या शिक्षा मंत्री के लोगों के यहां से 100 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद हुआ कि नहीं हुआ, सब छोड़ दीजिए। मोदी ने जानबूझ करके बंगाल में ही किया, लेकिन 100 करोड़ का कैश कहां से आया, उन्हीं के पास से बरामद हुआ। कोई भी जांच एजेंसी किसी को भी गिरफ्तार करके 24 घंटे तक ही जेल के अंदर रख सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना होता है, जुडिशरी में पेश करना होता है, कोर्ट में पेश करना होता है।
फिर कोर्ट को अगर लगता है तो वहां से रिमांड मांगी जाती पूछताछ के लिए, अदरवाइज उस व्यक्ति को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता है 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जितना कोर्ट को लगे। उसके बाद सरकार का काम खत्म, सरकार वहीं तक है, उसकी लिमिटेशन वहीं तक है, उसकी पावर वहीं तक है। अब जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई। अब जुडिशरी कब उसको सजा देती है, जुडिशरी समझे। कभी कभी लोग गुस्से में रहते हैं तो कहते हैं कि जुडिशरी को ही पलट दो, जुडिशरी को ही हटा दो, डायरेक्ट सिस्टम ले आओ चाइना की तरह। तो अभी तो फिलहाल तो लोकतंत्र है, तो ये सिस्टम आना मुझको तो नहीं लगता है कि संभव है प्रैक्टिकली अगर बात की जाए। गुस्से में तो हम लोग भी सोचते हैं कि पकड़े जाते हैं, जांच नहीं होता। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बाहर हैं, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान में जितनी नफरत बेची जा रही है वो सब आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले में संजय राउत जेल गए। एनसीपी का एक मंत्री था, बड़े लेवल का मंत्री था, गृह मंत्री था महाराष्ट्र का, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले में जेल में है। ठीक, संजय राउत को कोर्ट ने बेल दे दिया। अब इसमें मोदी साहब क्या करें अगर कोर्ट से बेल मिल गई तो? वो तो कुछ नहीं कर सकते ना, या जांच एजेंसियां क्या करें? उन्होंने जांच की, चार्जशीट सबमिट कर दिया। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि तुम दोषी हो कि नहीं दोषी हो, केस चल रहा है। अब कोर्ट छोड़ देगी कि पकड़ लेगी, ये कोर्ट का अपना मामला है। एक और मांग थी कि पॉलिटिशियंस को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2 साल 3 साल के अंदर अश्विनी उपाध्याय जी के बहुत अथक परिश्रम से एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना हो गई लगभग हर जगह। आपने देखा होगा कि जितने नेताओं को सजा हुई है मोदी रिजिम में, इधर जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बैठी है सब जगह, जब गठित हो गई है तो अभी तो बीच में कोरोना आ गया 2 साल, तो उसमें काम नहीं हुआ। जितना तेजी से एमपी एमएलओ की सदस्यता गई है इस देश में, उतना तेजी से इससे पहले कभी काम नहीं हुआ। कभी का इतिहास बताइए ना, किसी एमएलए एमपी का इतना फ्रीक्वेंटली 50 से अधिक एमपी एमएलए की सदस्यता चली गई हो, कभी किसी रिजिम में बताइए, नहीं हुआ। सरकार की जो लिमिटेशन है सरकार ने काम कर दिया, कोर्ट को अपना काम करना है। अब आप सोचिए, ये जितने इकट्ठे हुए हैं इनमें एक कॉमन चीज देखिए, वैक्सीन बनी तो इन सबों ने कहा कि मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसकी शुरुआत की उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने, सबने वैक्सीन लगवाई, सफलतापूर्वक लगवाई। बाद में जब जांच हुई तो माना गया कि भारत की जो वैक्सीन है वो बहुत एफिशिएंट थी, बाकी फाइजर और जितनी वैक्सीन बेची गई पूरे दुनिया में सब फर्जी थी। इन लोगों ने जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए सब काम किया था। भारत के इन्हीं विपक्षी दलों ने कितनी कोशिश की कि विदेशी वैक्सीन भारत में बिके, आकर के हमारे देश की वैक्सीन ना बिके, मोदी का नाम ना हो जाए। फिर एक प्रोपेगेंडा उस समय चलाया गया कि भैया ऐसा है कि वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए। फ्री में लग गई, सबको फ्री में मिली, 1 डोज 2 डोज 3 डोज, वो भी इस देश ने देखा। किसी को पैसा देकर के लेना था तो पैसे से भी लग गई। अब उसी कार्यकाल में केजरीवाल 53 करोड़ का बंगला बनवा रहा था दिल्ली में, और उसी समय पे बीएमसी के अंदर, मुंबई की जो बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर 1200 करोड़ का घोटाला होता है। इसको कहते हैं लाश पे राजनीति करना, इसको कहते हैं बेशर्मी की राजनीति करना। देखिए, मानवीय चूक होना अलग बात है, जानबूझ करके घोटाला करना अलग बात है। अब मैं बताता हूं, बीएमसी में कोविड सेंटर बनना था, ठीक है। उस कोविड सेंटर को बनाना जो था उसमें 15,000 नॉर्मल बेड लगने थे, 1,000 आईसीयू बेड लगने थे। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उस कंपनी का नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस तरीके के काम करने का कोई भी अनुभव नहीं था। उसने पुणे की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से संपर्क किया। किससे? ब्लैक लिस्टेड कंपनी से। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आनन फानन में कुछ बेड इधर उधर से लगाए, वो भी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई। एक कंपनी जिसके पास अनुभव नहीं, एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको ठेका दिया गया 1200 करोड़ का ये सब बेड लगाने के लिए, सब सारी व्यवस्था कोविड मैनेजमेंट करने के लिए। वो किनके करीबी थे? वो संजय राउत के करीबी थे। वो किनके करीबी थे? वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी थे, जिनकी कंपनी है जिसका नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। किरीट सोमैया जी वहां एफआईआर कराते हैं। एफआईआर कराने के बाद जांच होती है। जांच होने के बाद
बहुत सारी परतें इनकी खुलने लगती हैं। सीएजी की रिपोर्ट आती है बीएमसी के बारे में। सीएजी जब ऑडिट करता है, केंद्र सरकार ऑडिट का आदेश देती है बीएमसी के, तो 12,500 करोड़ के घोटाले की पुष्टि होती है कि 12,500 करोड़ की गड़बड़ी है, या तो माल में वो क्वालिटी नहीं है जितना पैसा बताए हैं, या तो उतनी चीजें नहीं। अब आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूं। ये तो जो कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन, दवा, ऐसा सारी चीजों के लिए, बेड के लिए पूरे विश्व में ही हाहाकार मची हुई थी, कोई अनोखी बात नहीं, सब लोग जानते। तब ये क्या कर रहे थे कि मेरे आदमी को ठेका मिल जाए, मैं उसमें से 100, 200, 400 करोड़ कमा लूं, मेरा आदमी कमा ले, मेरी राजनीति चमक जाए। यही तो हो रहा था ना। यह मुंबई के लोगों को बचाने की कोई बात थी। इसके अलावा मुंबई में क्या हो रहा था? उद्धव ठाकरे भाई साहब थे। उद्धव ठाकरे कर क्या रहे थे? एक एक गाड़ियों के पास के लिए मुंबई में 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए का चिट लगा करके दिया जा रहा था। और वो पास जो था, वो जो 115 रुपए का बन रहा था, उसके लिए लोगों से 50-50 हजार वसूले जा रहे थे, क्योंकि सबको घर भागने की जल्दी थी कि भैया घर पहुंच जाए, मरे भी तो कम से कम अपने लोगों के यहाँ मरे। ये स्थिति थी वहां की। केजरीवाल की क्या स्थिति थी? केजरीवाल की स्थिति थी कि उसने दिल्ली से निकाल करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे सारे बिहार के लोगों को छोड़ दिया। छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? सारे दर्शकों ने देखा ना, रात भर हंगामा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने तब 250 बसें लगा करके लोगों को, यूपी के लोगों को यूपी के जगह पे भिजवाया और बिहार के लोगों को बिहार तक भिजवाया। नीतीश कुमार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नीतीश कुमार ने एक बस नहीं भेजी थी। याद करिएगा उस समय का, पेपरों की, अखबारों की कटिंग उठाइएगा। ये लोग कहते हैं कि हमें चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, हमें लोगों की चिंता है। ये सब चोर हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपा क्यों नीतीश कुमार को ढोती रही, क्या मजबूरी थी? इस पे भी भाजपा को जवाब देना चाहिए, बिहार भाजपा को। खैर, पुरानी बात। ये लोग घोटाले करें, शिक्षा में घोटाले करें और बताएं हमारे यहाँ की शिक्षा सबसे बेहतर। ये लोग हॉस्पिटल में घोटाले करें, बताएं हॉस्पिटल हमारे यहाँ का सबसे बेहतर। आप सोचिए, 35 लाख रुपया खर्च हुआ है सिसोदिया की पत्नी पे, और मैक्स हॉस्पिटल में सिसोदिया की पत्नी इलाज कराई है पूरा। 23 लाख केजरीवाल के ऊपर खर्च हुआ है, 24.5 लाख गोपाल राय के ऊपर खर्च हुआ है। इस तरह कर करके इन केजरीवाल एंड मंडली के नेताओं पे, एक एक नेता पे 25-25, 30-30 लाख रुपया खर्च हुआ है। और इलाज एक भी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इनके मंत्रियों का नहीं हुआ है। कौन सी बीमारी थी भाई जो एलएनजेपी में दिल्ली में इलाज नहीं हो सकता था आपका? इस पे भी बात करनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था है। अगर वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था दिल्ली की है और दिल्ली में एम्स है, तो मैक्स और अपोलो में इलाज क्यों? अगर मैम आपके घर वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है, तो आप ढाबे पे खाने क्यों? पूछा जाएगा ना। अच्छा चलिए, एक बार मन को डिफरेंट टेस्ट खाने के लिए आप ढाबे पे चली गई, रोज रोज क्यों? आपके यहां दुनिया का सबसे बेहतर शेफ है, आपके यहां दुनिया के सबसे बेहतर सब्जी उपलब्ध है, आपके यहां दुनिया का सबसे बेहतर डाइनिंग और किचन है, तो आप ढाबे पे क्या करने जा रही है भाई? ये बताइए ना। लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं, क्योंकि पैरासीटामॉल बेच के अपने लोगों की भर्ती करके दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चला करके अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया सिर्फ, और कुछ नहीं। ये इस व्यक्ति की असलियत है। शराब घोटाला आप देख ही रही हैं, पानी का दुनिया भर का सब आ ही रहा है, धीरे धीरे स्कैम इनके खुल ही रहे हैं। शराब घोटाले में 2 मंत्री इनके जेल में हैं लंबे समय से। अच्छा जी, बीएमसी का इनका जो चीजें चल रही है वो सबको पता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में कितने घोटाले हैं महाराष्ट्र के अंदर, पूछना ही नहीं है। तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में पैसा लेकर के उस व्यक्ति ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पैसा लेकर के भर्ती किया। तो किसके जमाने में भर्ती किया था? जयललिता के जमाने। तब वो जयललिता की सरकार में मंत्री था। उसकी फाइल खुल गई, उसकी फाइल मिल गई। बाद में वो डीएमके ज्वाइन कर लिया। तो जैसे ही उसके यहाँ रेड पड़ी, उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसकी बाईपास सर्जरी होने लगी। अरे बाप रे बाप, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, मेरे घर रेड पड़ गई है। मुख्यमंत्री गए देखने, मुख्यमंत्री देख करके आए, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके क्या कहे कि सीबीआई बिना परमिशन के वहां जांच नहीं कर। पहले ईडी एनआईए को तो रोक नहीं सकते हैं,
क्योंकि इनका लॉ उस पर होता नहीं है, तो ये सीबीआई को पहले लिख दे कि सीबीआई बिना परमिशन, सीबीआई परमिशन लेना होगा, सीबीआई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। वो तो बंगाल में भी नियम लगा रखा है ममता बनर्जी, कोर्ट जाती सीबीआई, कोर्ट परमिशन दे देती है, सीबीआई जांच करती है, जांच करती है तो चीजें खुलती हैं। नीतीश कुमार का देख लीजिए, नीतीश कुमार का मैं बता देता हूं आपको भाई, सेंथल बालाजी का जो घोटाला है उस पर कोई बात नहीं हुई। टीवीओ ने क्या दिखाया, हार्ट अटैक आ गया जी साहब, हार्ट अटैक आ गया जी साहब, हॉस्पिटलाइज हो गए जी, हॉस्पिटलाइज हो गए। क्यों हो गए भाई? अब आपको एक बताते हैं कि ये भाई साहब क्या किए हैं, सुशासन बाबू के यहां 2 घोटाले हुए। 2125 एम्बुलेंस चलानी थी जो 112 नंबर डायल करके आता है, उसमें पहले 2 कंपनी थी, पीडीपीएल और एक सम्मान फाउंडेशन। फिर इन सम्मान फाउंडेशन ने अलग टेंडर डाला, पीडीपीएल ने अलग टेंडर डाला। अब पीडीपीएल किसकी कंपनी है? पीडीपीएल इन्हीं का सांसद है, जेडीयू का सांसद चंद्रवंशी है, उसका बेटा, उसकी बहू, उसके बहू का दामाद, दामाद का ससुर, कौन कौन है, बड़े लंबे लंबे रिश्ते हैं उनके आसपास के, वो सारे इसमें डायरेक्टर हैं। ये 1600 करोड़ रुपए का घोटाला है, आप इसको समझिएगा। लेकिन क्या है, जांच नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी थी सत्ता में तो जांच नहीं, अरे थी बीजेपी नहीं सत्ता में, जांच हुई थी क्या कभी जांच नहीं होगी? ये कोई तर्क है? ठीक है, और राजनीति में दोनों दोस्त थे तो क्यों जांच करेंगे? नहीं जांच किए, अब दुश्मनी है तो जांच करेंगे ही करेंगे। तब तो नीतीश कुमार भी नहीं मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, देश भर में घूम करके तुमको हरा देंगे। तो तुम माहौल बनाओगे तो तुम्हारी भी कमियां निकलेंगी। और हम तो कहते हैं कि भाजपा, कर्नाटक में भाजपा हार गई ना, कांग्रेस शासन में आ गई ना, स्टेट एजेंसी के पास है ना, भाजपा के मंत्रियों की जांच कराओ ना यार, कर्नाटक में क्या दिक्कत है? एसआईटी गठित करो मुख्यमंत्री के खिलाफ, भाजपा के, कांग्रेस वाले, समस्या क्या है? लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो गौ हत्या की परमिशन दे रहे हो, तुम 3 रुपया बिजली का बिल बढ़ा दिए, तुम महापुरुषों को सिलेबस से निकाल रहे हो, तुम 80 हनुमान जी के मंदिर बनवाने की बात किए थे, उस पर बात ही नहीं कर रहे हो, तुम 1500 रुपया महिलाओं को देना था, उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। और कर्नाटक के भाजपा के मुख्यमंत्री के ऊपर जो करप्शन के चार्जेज हैं, उस पर जांच कब करवाएंगे सिद्धिरमैया, बताएं उसको। रोका किसने भाई? तुम भी करो। देखिए, बहुत फेयर और फाइनल गेम है राजनीति में। अच्छा, ये तो 1600 करोड़ का इनका घोटाला था, इस 1700 करोड़ का पुल गिर गया। उस पुल की रिपोर्टिंग मनीष कश्यप ने 1 साल पहले की थी कि ये तरीके से नहीं बन रहा है। चूंकि मनीष कश्यप सिविल इंजीनियर है तो उसको ठीक ठाक नॉलेज है मटेरियल के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसके पोजिशनिंग के बारे में। तो उसने कहा था कि भाई ये पुल तो तुम लोग जो बना रहे हो ये तो गड़बड़ है, सब भरभरा के 1 साल बाद गिर गया। मनीष कश्यप सवाल पूछता था तो तुम लोग उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लगा करके उसको जेल में बंद कर दिए, क्योंकि लालू के बेटे को चैलेंज कर देता था। कपिल सिब्बल वकील खड़ा हुए, कहे साहब ये नेता है। तबे तुम भी नेता हो तो तुम वकालत क्या कर रहे हो? तुम क्या अच्छा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, मोनोपोली चलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इनकी स्थिति है सुशासन बाबू की। बाकी वामपंथियों के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, शरद पवार के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं, केजरीवाल के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने उस समय कांग्रेस के शासन में मिलजुल करके जैसे तैसे करके अपना सब गेम सही कर लिया है। तो ये कहानी है मैम, और खूब छापे पड़ने चाहिए, फुल राजनीति होनी चाहिए, और राजनीति ही हो। कौन सी जरूरत है यार, जब तुम राजनीति कर रहे हो तो अगला क्या है? अगला शंकराचार्य है, दंड लेके चलेगा, आशीर्वाद देगा केवल, वो भी नेता है। और तुम लोग तो फुटकरिया नेता हो, तो इतना उछल कूद रहे हो, तो उतना मजबूत नेता है तो कितना उछलेगा कूदेगा। मैं देखिए बहुत क्लियर बात करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियंस हैं, और बिल्कुल विरोधियों को ऐसा दबा दो कि पनपने ना पाए। राजनीति का यही सगल है, चाहे ईडी लगे, चाहे सीबीआई लगे, चाहे एनआईए लगे, चाहे सेना लगे, क्या दिक्कत है? अविनाश भाई, अभी 2-3 नाम रह गए हैं, उनकी भी कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है। शरद पवार बहुत सारे कोऑपरेटिव चलाते थे, वो भी पहुंचे हुए थे ना कल मीटिंग में।
ऑपोजिशन मीटिंग में। अच्छा, ये सारे के सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी। मैं इसको बोलती हूँ कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मतलब सारे गैंगस्टर्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है कंसोर्शियम ऑफ गैंगस्टर्स। तो लिटरली ये लोग वो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं दबाव आए। मिर्ची आखिर इसी बात पे तो लग रही है। अगर ठीक ठाक होते, काम अच्छा कर रहे होते, ठीक है, यू कैन वॉइस योर ओपिनियन अगेंस्ट मोदी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल राइवलरी हमेशा चलती है। बट सबने कहीं ना कहीं माल एक्स्ट्रा दबा रखा है। मेजॉरिटी इनमें से जितने कल 15 लोग गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एंटी इंडिया एक्टिविटीज समवेयर और द अदर। इसलिए एनआईए ने भी अपनी कमर कस ली है, चाहे डीएमके हो जिसने एलटीटी लिट्टे को रिवाइव करने की कोशिश की, या फिर आप नॉर्थ में बात कर लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी, सबको पता है सीआईए से इनके कनेक्शन है। खुद रॉ के जो गेस्ट आए हैं मेरे चैनल पर बोल चुके हैं। तो तकरीबन जितने भी लोग मिले हैं ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज। करप्शन तो छोटी मोटी चीज है, वो बड़ी चीज नहीं है उतनी, घोटाले। जी, अब आप सोचिए, जॉर्ज सोरस ने ओपनली कहा था 3 लोगों के लिए मैं 7,100 करोड़ मतलब 7100 करोड़ रुपए का फंड रखा हूं, इनको हटाओ सत्ता से। पुतिन के लिए, ट्रंप के लिए, मोदी के लिए। ट्रंप साहब हट गए, पुतिन बचे हैं, मोदी बचे हैं। पुतिन के यहां भी स्थितियां ठीक नहीं है युद्ध के बाद से। अब एक बचे हैं मोदी, ठीक है ना। मतलब पुतिन के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ दूसरा सिस्टम है, तो उनकी बात नहीं करते हैं फिलहाल। लेकिन पुतिन के यहाँ भी स्थिति सही नहीं चले। मैं आपको बता दूं, वैगनर ग्रुप में कुछ डिस्टरबेंस है, वहां पे मॉस्को में सब रेड अलर्ट वगैरह इस समय जारी हुआ है। नहीं, आज निपट गया है, शाम तक निपट जाएगा। बहुत तेजी से दोनों तरफ से हो रहा है। मैं क्योंकि उस पर अपडेट कल करने वाली हूँ एक वीडियो। हाँ, जी, तो एक तो मोदी साहब बचे। अच्छा, बहुत सारे एनजीओ गैंग बंद हो गए, तो एनजीओ पॉलिटिक्स में थोड़ी कमी आ गई, है ना। लेकिन पैसा किसी न किसी तरीके से तो आता ही आता है। आप एनजीओ बंद करके फंडिंग विदेशी नहीं रोक सकते हो। बल्क फंडिंग ही तो आप पकड़ोगे ना, जो आपके नोस्ट्रो अकाउंट में आएगा उसी फंडिंग को पकड़ोगे ना। मैंने इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया था। और नोस्ट्रो अकाउंट में अगर वो पैसा नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, तो आप कैसे पकड़ोगे? तो ये पैसा डायरेक्ट आ रहा है, और कैसे आ रहा है? यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस का पैसा उन एजेंसियों के पास जाता है, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, मनी ट्रांसफर, ये फलाना ठिकाना है, ये सब देखते हैं ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुले। डायरेक्ट पैसा आता है, डायरेक्ट पैसा रूट होता है, यहाँ का पैसा यहीं बट जाता है, और जो विदेश से करेंसी आती है वो विदेश में इनके खातों में जमा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैं एक करप्ट पॉलिटिशियन, ए नाम का एक कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, उसके 100 करोड़ रुपए अमेरिका में जमा करने, तो क्या करेगा? वो गठरी बांध के ले जाएगा, जहाज में लाद के ले जाएगा, लेके जाएगा भी तो इंडियन करेंसी की वहां क्या वैल्यू रहेगी? वो क्या करता है कि ये मनी ट्रांसफर वालों को इंडिया में 100 करोड़ दे देता है, और जो डॉलर आज 82 रुपए का है, वो डॉलर वो 100 रुपए की खरीद लेता है। 20% का उस कंपनी को यहाँ फायदा होता है। और जो आपके पेरेंट्स या आपके चाहे दूसरे के जो विदेशों में कमाने वाले हैं, वहां से वो पैसा जो अपने यहाँ भेजते हैं, उन पैसों को वो वहीं ब्लॉक कर लेता है, और यहां से इन पैसों को रूट करा देता है। यहाँ यही तो खेल चल रहा है। स्विस बैंक में पैसा ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे कोई पेटी बना बना के गाड़ियों में भर भर के, ट्रकों में भर भर के यहाँ से पैसा जाता है स्विस बैंक, और फिर वहां के लॉकर में रखा जाता है। स्विस बैंक में स्विस करेंसी में ही पैसा रखा हुआ है, या डॉलर एक मान्य वैल्यू थी तो उसमें रखा हुआ है। तो दोनों चीजें आपको नहीं मिलनी है, आप तो यहाँ रुपए में करप्शन करते हो। तो इस तरीके से खेल है। तो वो खेल तो आरबीआई को और केंद्र सरकार को एक लॉ बना करके रोकना पड़ेगा। वो बड़ा खेल है, और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और हर पक्ष के शामिल हैं। तो वो इस तरह नहीं रुकने वाला। एनजीओ पॉलिटिक्स में कमी आ गई। लेकिन आप एक चीज हमेशा जान लीजिए, कोई भी देश हो, छोटा हो बड़ा हो, जिसके यहां संसाधन होते हैं किसी भी प्रकार के, दुनिया भर की नजर वहां पे लगी रहती है। हमको दो, नहीं तो हम डिस्टर्ब करेंगे, हमको भी हिस्से में लो, नहीं तो हम डिस्टर्ब करेंगे। तो डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आर्मी तो भेज नहीं सकते। तो ये इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से, कहीं एजुकेशन के नाम पे, तो कहीं पर्यावरण के नाम पे, तो कहीं किसी चीज के नाम पे ये पैसा देते हैं। कभी किसी मीडिया को मैनेज करेंगे, किसी चीजों को मैनेज करेंगे, इसके खिलाफ बोलो, लोगों को पैसा देंगे कि यहां धरना दो, ये सब चीजें तो ये सब चलेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ये 24 तक तो बहुत तेजी से चलेंगी।
लेकिन मोदी साहब भी मन बनाए हैं कि चलो ठीक है, तुम लोगों के पाप हम भी पूरे देंगे, तुम लोग उधर करो, तुम लोग इधर करो। आपको याद है 14 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए, किस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी? कि हम लोग माननीय हैं, हम लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई भेजी जा रही है, जांच हो रही है हमारी, हम लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी आपको, जैसे दूसरे की जांच होती है वैसे आपकी भी जांच होती है। कहीं पार्शियलिटी हो रही है तो आप बताइए उसको कि कहां आपके साथ गलती हो रही है। एक भी पार्टियां बता नहीं पाई, चूंकि इन पे फाइन लग जाता तो इन लोगों ने पिटीशन वापस ले ली। 14 पार्टियां थी, ये सब चोरवा गए थे वहां पे, जो कल इकट्ठा हुए थे ना पटना में, यही सब गए थे सुप्रीम कोर्ट कि हमको ईडी और सीबीआई की जांच में छूट मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए भाई तुमको? आज तक तुम करप्शन नहीं किए तो डर किस बात का? किए हो तो तुम पकड़े जाने चाहिए। तुम्हारी सरकार आएगी तो भाजपाइयों का करप्शन भी तुम पकड़ना, कौन मना किया है? बात एक तरफा थोड़ी ना है कि अगर तुमको लगता है कि वो भी करते हैं तो ऐसे थोड़े नहीं कि वो भी करते हैं तो तुमको लाइसेंस मिला हुआ कि तुम भी करोगे। एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया का नियम है मैडम, ताकतवर कमजोर को पीटेगा ही, कूटेगा ही, और जब तक कूटेगा नहीं तब तक उसको कोई ताकतवर मानेगा नहीं। भाई कोई ताकतवर कैसे हुआ? जब वो पीटेगा पाटेगा तभी तो ताकतवर हुआ। तो मोदी साहब बढ़िया एकदम, एक साल जो भी बचा हुआ है, 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, इसमें पूरा तरीके से चलेगा। अरे होना भी चाहिए। अभी देखिए सांगली महाराष्ट्र में ईडी का छापा पड़ा, 1000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है 2011 का। इन लोगों ने भर भर कर खाया है। मतलब ऐसा लगता है अब 1000-2000 करोड़ तो छोटा अमाउंट लगता है। हाँ, लाख 2 लाख हो जाते हैं तब थोड़े से कान के पर्दे खुलते कि अच्छा इतना बड़ा। मतलब अब हमें इतनी मतलब दिस इज अ बैड स्टेट, सैड स्टेट, रादर बैड स्टेट, दोनों ही, कि हम लोगों को 1000-2000 करोड़ अब फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इतना तो होगा ही होगा। और यही अगर ये लोग जनता की भलाई में लगाते तो देश कहां से कहां पहुंचा। आई मीन इट साउंड्स वेरी आइडियलिस्टिक, बट बात तो वही है ना, नहीं करेंगे ना। देखिए लिमिट। देखिए 2000 की नोट बंदी हुई, मतलब या वापसी हुई, कह रहा कि उस तरीके को मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं चाहता था कि सबके पास लीगल मनी है तो सब लोग बैंक पर अकाउंट में डालो, क्या दिक्कत है? और अकाउंट से 500 की नोट निकाल कर घर ले जाओ जितनी लिमिट है। लेकिन चलिए वापसी हो रही है, वापसी भी हो रही है ना तो बड़ी समस्या है। 3 लाख करोड़ ऐसे नहीं वापस कर दोगे, अब सब कुछ रडार में है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2000 दे रहे हैं तो उससे कह रहे हैं कि तुम 2000 ले लो, बदल लो, 1500 दे देना, 1800 दे देना। चलो ठीक है, कम से कम किसी दूसरे के हिस्से में तो उसमें से निकल करके टैक्स के बराबर का पैसा जा रहा है। भाई 2000 बदलने के लिए अगर किसी को तुम 200-300 दे रहे हो तो 200-300 किसी दूसरे के पास तो जा रहा है, कम से कम इकोनॉमी में तो आके चलेगा। वो 200-300 लेने वाला कोई अमीर नहीं है, वो कोई गरीब लाइन में लग करके ले रहा है। ठीक है, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, वो सब चीजें सर्कुलेशन में पैसा आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, समस्या क्या थी? जैसे 2000 के नोट वापस लेने की बात आई, यह नहीं होना चाहिए यार, ये नोट ही बंद कर दे रहे हैं यार, हम लोग इतने दिन से इकट्ठा कर करके रखते हैं यार, तब तक नोट बंद कर देता है आदमी। अजीब आदमी है, क्यों ना बंद कर दे भाई। ये दुनिया को पता है कि 3 साल पहले से भारत सरकार ने बैंकों में 2000 के नोट डालने बंद कर दिए हैं। ये कभी भी वापसी का फरमान आ सकता है। तो तुम 2000 की नोट में करप्ट मनी जमा क्यों कर रहे थे? करप्ट लोगों को मेरा एक आइडिया है कि अब 10, 20, 50 और 100 के नोट में ही रखो करेंसी। सिक्के विक्के रखेगे तो ज्यादा सही रहेगा, कम से कम वजन करके तौल में बिक जाएगा। लोहा तो मिल ही 500 का भी, जाएगा। 500 का भी भरोसा नहीं है। किसी दिन आए, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, वोट दोगे या नहीं दोगे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 500 की नोट बंद। तो खिसियाने बिल्ली की तरह डोलना, क्या उसमें करना है? मतलब उस आदमी का क्या भरोसा है ना? उसको कौन सा अपने बीबी बच्चों के लिए इकट्ठा करके और रख करके जाना है ना? उसको अपने पेंशन भर के अपना बुढ़ापा काटने के लिए मोदी साहब को उतना पेंशन मिल जाएगी, है ना?
और अभी तो आधा बुढ़ापा तो उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कट जाना है। तो जो ऐसा आदमी होता है वो कब क्या निर्णय ले लेगा ये कोई भरोसा नहीं। तो भाई चोरों 500 का नोट मत रखो, ईमानदार लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 1,50,000 2 लाख रखे हुए हैं घर में तो कोई समस्या नहीं, किसी की पत्नी गोलक वोलक में बच्चे रखे हुए उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो ना तो चेंज ही हो जाता है। लेकिन जो 100 200 500 करोड़ रखने वाले हैं वो चिल्लर रखे हैं, अब 10 रुपया 20 रुपया है ना, 50 रुपया 200 पे भी हो सकता है स्ट्राइक हो जाए, 100 से ऊपर नहीं बढ़ना है ना। अविनाश भाई बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सिक्के सही। रखेंगे तो मैडम एक फायदा रहेगा, वो गलेगा भी नहीं, दीमक भी नहीं लगेगा, आराम से नीचे जमीन में गाड़ के रख सकते हैं, है ना। तो ये आइडिया है मेरा मतलब करने का। जी। अच्छा अविनाश भाई, लास्ट लास्ट लूंगी, जहां जहां पर ईडी और सीबीआई जा रही है, पहले ईडी, पहले वैसे तो सीबीआई जाती है, पर आजकल ईडी पहले जा रही है। तीनों का तो क्या बोलते हैं, कॉकटेल है ना, कॉकटेल नहीं मॉकटेल बोलेंगे, या जो गट क्या बोलते हैं, टीमिंग है, वो बड़ी मस्त है। सीबीआई को आपने तो रोक दिया, चलो ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को रोक दिया था, तमिलनाडु में भी उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई को हम रोक देंगे। तो आप एनआई और ईडी को तो रखे लोगे कि तीनों ना जो मस्त कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, वो वर्थ वॉचिंग है जी। देखिए इन्होंने क्या कहा, हम सीबीआई घुसने नहीं देंगे, ठीक। मामला चला गया कहां, अभी 3 दिन पहले का मामला बता रहा हूं, 3 दिन पहले मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। एक कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घोटाले की जांच हो रही है, ठीक है ना। लोग नगर पालिका में बहुत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत घोटाला किए हैं ना, भर्ती वर्ती का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा है कि सीबीआई जांच तो होगी, एक काम करिए कि जो कोलकाता के कमिश्नर साहब है ना, वो आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनसे कहिए कि वो भी इस जांच में शामिल हो जाए, ठीक। भाई सीबीआई में कोई अलग से अधिकारी थोड़ी ना आते हैं, यही सब आईएएस आईपीएस होते हैं सीबीआई में भी, तो तेज तर्रार होते हैं, यहाँ से प्रमोट होकर के सीबीआई में चले जाते हैं, फिर वहां से सीबीआई से खाली होते हैं तो अपने कैडर में वापस आ जाते हैं, सीबीआई की अलग से भर्ती थोड़ी ना होती है। अच्छा जी कोई बात नहीं। अब ममता बनर्जी के और सांस फूल गए, 3 जगह सीबीआई को रोका, तीनों जगह सीबीआई हाई कोर्ट गई, पटना हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा ठीक है जांच करो। कहां से रोक लोगे भाई सीबीआई को, वो एविडेंस लेकर के जाती है, कोर्ट को कहना ही पड़ता है कि ठीक है जांच करो। ये लोग जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट कहता है कि अरे भाई तुम साफ सुथरे हो तो जांच में क्या समस्या है, जांच हो जाने दो। से अगर कोई साफ सुथरा है तो जांच में क्या समस्या है, हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में जो भाजपा के नेता हैं वो करप्ट हैं, तो सीआईडी तो है ही ना उनके पास, लोकल इंटेलिजेंस तो है ही ना उनके पास, एसआईटी तो गठित ही कर सकती है। उनको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बड़े करप्ट हैं, या चाहे घोष साहब बड़े करप्ट हैं, या कोई भाजपा का नेता बहुत करप्ट है, तो उनके खिलाफ एसआईटी जांच सीआईडी जांच सब करवाओ ना भाई। किसने मना किया है आपको, किसने मना किया है। ऐसा थोड़ा ही ना फेडरल स्ट्रक्चर में सारी पावर मोदी जी के पास है, स्टेट गवर्नमेंटों के पास भी तो है। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार, केरला में तुम्हारी सरकार, तमिलनाडु में तुम्हारी सरकार, तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है कि नहीं, झारखंड में तुम्हारी सरकार, बिहार में तुम्हारी सरकार, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार, बंगाल में तुम्हारी सरकार, हिमाचल में तुम्हारी सरकार। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक आध प्रदेश में हो, बहुत सारे प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, सब प्रदेश में करो भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच। और नीतीश कुमार तो 17 साल भाजपा के साथ सरकार चलाए हैं, कराए सुशील मोदी की जांच, मंत्री उप मुख्यमंत्री रहा है आपकी सरकार में, पावर तो आपके पास भी है, एजेंसियां आपके पास भी है। भाजपा के बिहार के सारे नेताओं के ऊपर जांच बैठा दे नीतीश कुमार, क्या समस्या है। लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये जानते हैं सारी असलियत। अविनाश भाई लास्ट में चलते चलते केसीआर के ऊपर 2-4 टिप्पणी मार दीजिएगा, इसी डर से नहीं है कल की मीटिंग में, मुझे तो डर यही सता रहा है कि एक तो लिकर स्कैम देखिए में दो उनकी चीजें हैं, केसीआर किसी भी कीमत पे केंद्रीय राजनीति में उनकी दाल नहीं गलने वाली, और केसीआर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की गठजोड़ है, त्रिकोण है। और आप ध्यान दीजिए
ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, जो लड़ेगा बंगाल में उसी से लड़ेगा, ठीक। वो भी 2 टर्म 3 टर्म मुख्यमंत्री, फुल फ्लैश है। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में मजबूत है, जो लड़ेगा केजरीवाल से ही लड़ेगा, ठीक है। 3 टर्म मुख्यमंत्री दिल्ली में भी रह चुका, पहले टर्म में बड़े बहुमत के साथ पंजाब भी जीता, ठीक। केसीआर तेलंगाना में जो लड़ना है केसीआर से लड़ना है, ठीक। कांग्रेस के अगेंस्ट है। अब आप बताइए कि बराबरी की हैसियत की बात हो रही है। आप जीवन में कभी बिहार के फुल फ्लैश मुख्यमंत्री नहीं बने, शरद पवार कभी फुल फ्लैश महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बने। यह सवाल मेरा ही नहीं है, ये तो खुद उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं का भतीजा अजित पवार ने उठा दिया 3 दिन पहले कि पवार साहब इतने बड़े नेता, सब कुछ फलाना ढिकाना, लेकिन हम कभी पूरे बहुमत में क्यों नहीं आ पाए। महाराष्ट्र में, दक्षिण महाराष्ट्र में शरद पवार की उपस्थिति 5-7 जिलों के बाद क्यों नहीं हो पाती कहीं और। लेकिन राजनीति के वो चाणक्य हैं, तो ममता बनर्जी क्या राजनीति की चाणक्य नहीं है? कंपेयर करिए शरद पवार से ममता बनर्जी का। शरद पवार केंद्रीय मंत्री रहे, ममता बनर्जी भी केंद्रीय मंत्री रही। शरद पवार कांग्रेस से आए, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से आई। ममता बनर्जी बंगाल में 3 बार बहुमत की सरकार बने, बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है। आप क्या कर पाए? तो ये सब करें, अरे यार नीतीश और शरद के बुलाने पे हम क्यों जाएंगे और हम इनकी बात क्यों मानेंगे? ममता बनर्जी तो चूंकि सब तरफ चल रही है, वो उसकी स्थिति दूसरी है, पहुंच गई थी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। असली तिकड़ी ये है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और ये तीनों फंसे हैं सीबीआई ईडी में, और बुरे फंसे हैं। फंसे ही नहीं है, बुरे फंसे हैं। वो तो एक कारण है ही है, राजनीतिक हैसियत की भी एक कारण है। सबसे बड़ा जो कारणों में से एक है वो राजनीतिक हैसियत की भी बात है। देखिए नेता, आप किसी, जैसे भाजपा ने क्या किया, नीतीश को नेता माने रखा, तो कभी लीडरशिप पनपी ही नहीं। आज ये सब जाकर के राहुल गांधी को नेता मान लें सब लोग। अच्छा बताइए, ममता बनर्जी का राहुल गांधी को नेता मान लेती है तो बंगाल के लोग ममता क्यों वोट देंगे? डायरेक्ट राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे। इसको ये राजनीतिक विमर्श है मैम, आप इसको समझिएगा कि अगर हमको पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया है, तो बंगाल के लोग ममता बनर्जी को क्यों वोट देंगे? वो राहुल गांधी को वोट देना चाहेंगे। इसीलिए सब कह रहे हैं ना कि बंगाल में तुमको 1-2 सीट दे देंगे लड़ने के लिए, तुम बंगाल में मत लड़ो, क्योंकि हम इधर समर्थन देंगे। बंगाल के लोग कहेंगे भैया हम तुमको काहे वोट दें, भैया हम डायरेक्ट राहुल गांधी से मिल लेते हैं, जब तुम्हारे सांसद वहीं जाने हैं। तो ये पोजीशनिंग है, ये इसका फैक्ट है जी। जी थैंक यू अविनाश भाई, मजा आ गया आपको सुन के। और सबके सब इस वक्त जिस तरीके से ईडी और सीबीआई हंट मोड में है कि भाई अभी तो छोड़ना नहीं है इन लोगों को। जितने मुझे देखिए करप्शन से प्रॉब्लम है अनडाउटली, बट ये करप्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है। दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये इस हद तक जा चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, देश बटे बटे, देश टूटे टूटे, देश में लोग मरे मरे, बट हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो पैसा की जो भूख है, जो ग्रीड है, दैट इज गॉन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। ईडी एंड सीबीआई इन एक्शन मोड, करप्ट ट्राई टू फॉर्म कंसोर्शियम, क्योंकि कल जो हुआ वो कंसोर्शियम से कम नहीं था। एक भाई साहब ने पूछा मैडम कल इतने सारे दूल्हे थे तो कौन सा दूल्हा फाइनल हुआ? तो मैंने कहा उसके लिए शिमला की जो मीटिंग है उसका इंतजार करिए, शिमला वाली मीटिंग में नहीं वो कहते थे लालू प्रसाद यादव कि आपकी मम्मी हमसे कहती थी कि हमारी बात नहीं सुनता है, इसकी शादी करवाओ। राहुल गांधी ने कहा वाह लालू जी अब मैं कर लूंगा, ही पीछे बैठकर चमचे हंस रहे थे। यही तो हुआ। तो कहा क्या, लालू प्रसाद यादव ने 2 चीज इंगित किया कि जितने बैठे हो, कांग्रेस की जो मम्मी है या राहुल गांधी की जो मम्मी है, उनकी सबसे करीबी मेरे से है, किचन कैबिनेट का मैं आदमी हूं। राहुल की तो शादी कराने तक की बात मुझसे कहती थी। आपको लगता है सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव से शादी कराने के लिए कहेगी? एक चीज। दूसरी चीज ये भी कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि जितने इकट्ठा हो, जानते हैं वहां बड़ा गड़बड़ हो गया। कोई पीछे से कोई बोला लेकिन वो सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि ठीक है अभी तो बेरोजगार है, प्रधानमंत्री बनवा दो तो शादी कर लेगा लालू।
जी से लड़का रोजगार वाला चाहिए ना, सांसद भी नहीं रहा बेचारा, तो समस्या बहुत है। कौन शादी करेगा, 55 साल का हो गया है। बिल्कुल। तो वहां कई बातें हो रही थी, और चूंकि लालू वालू देखिए कुछ भी हो, अच्छे बुरे हो, लेकिन पॉलिटिकल ह्यूमर जो है उन सबों का अच्छा तो है ही है। वो क्या प्रयोग कर गया आधे लोगों को तो समझ में नहीं आया है। उसने बता दिया दूल्हा यही है भाई, इसकी शादी नहीं हो रही, प्रधानमंत्री बनवाओ यही बनेगा, है ना। इसकी मम्मी मुझसे बहुत बार कह चुकी है, और नेता इधर का मैं, है ना। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। जब तक 2024 के इलेक्शन नहीं हो जाते, लगता है कि पॉपकॉर्न और वो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक सब संभाल कर रखिए। पॉलिटिक्स कभी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मजेदार नहीं थी जितनी अब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। सो सिट बैक और एंजॉय द शो। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया और अविनाश भाई का चैनल की फैक्ट चैनल। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।